नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू कर रखी है कक्षा 12 की ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम 2024 के अकॉर्डिंग संपूर्ण जो सिलेबस अपन करवा रहे हैं। तो अपन जो पहला टॉपिक था उसकी चर्चा अपन ने कर ली। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक था विश्व जनसंख्या वृद्धि विकास घनत्व की चर्चा अपन ने कर ली। आज अपन बात करेंगे मानव विकास की। तीसरा जो लेशन अध्याय है जिसमें जनसंख्या संगठन है वो टॉपिक एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है। तो बात करेंगे मानव विकास की। तो आज अपना चैप्टर रहेगा मानव विकास। संपूर्ण लेसन को क्लियर किया जा रहा है, तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें ताकि इस टॉपिक का फायदा सभी स्टूडेंट्स को हो। तो मानव विकास जो है इससे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, संपूर्ण चैप्टर अपन क्लियर करेंगे। कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, किस रूप में प्रश्न बनते हैं, तो उसका उत्तर कैसे लिखा जाए, आदि आदि पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो बात आती है मानव विकास। तो दो वर्ड आते हैं, एक तो विकास और एक वृद्धि। एक तो आता है वृद्धि, दूसरा आता है विकास। वृद्धि व विकास में क्या अंतर है, क्या दोनों सिमिलर है या अलग अलग है? तो दोनों की बात करें अपन वृद्धि और विकास की, तो दोनों में अंतर पाया जाता है। यदि वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि जो है वो होता है मात्रात्मक परिवर्तन। क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन। यानी इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। दूसरा यह है मूल्य निरपेक्ष है। अब मूल्य निरपेक्ष का मतलब इसका यदि अपन सामान्य बात करें तो सीधा मूल्य, सीधी वैल्यू दे सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। वृद्धि जैसे 5 रुपए थे, 5 से मेरे पास में 10 रुपये हो गए, तो 5 रुपये की उसमें वृद्धि हुई है। उसका मूल्य निरपेक्ष यानी सीधा आंकड़ा है कि 5 रुपये का प्लस हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो वृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार से यदि विकास की बात करें तो विकास जो होता है उसमें फर्क है। ये क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। यह है मूल्य सापेक्ष है। मूल्य सापेक्ष, यहां दो वर्ड आए हैं, मूल्य निरपेक्ष और मूल्य सापेक्ष। दो वर्ड आ गए यहां पे, मूल्य सापेक्ष, मूल्य निरपेक्ष। अब यहां पे निरपेक्ष का आंकड़ा है सीधा, अर्थ है निरपेक्ष का अर्थ होता है सीधा। मान कह सकते, सीधा मान। किसी भी पहलू का सीधा यदि अर्थ अपन निकालें तो उसको अपन क्या कहेंगे? निरपेक्ष। और सापेक्ष की बात करते हैं तो यह होता है तुलनात्मक। सापेक्ष क्या होता है? तुलनात्मक, ठीक है ना। तो पहले की बजाय, यानी इसमें जो कंडीशन है वो पहले की बजाय यदि किसी भी स्थिति में गुणात्मक वृद्धि हो जाए तो विकास कहलाता है। किसी भी सिचुएशन में यदि गुणात्मक वृद्धि हो जाए तो विकास। हर एक वृद्धि विकास नहीं होता। यानी जैसे वृद्धि जो होती है उसमें परिवर्तन ही हो रहा है, लेकिन हर एक वृद्धि विकास नहीं होता। इसका मतलब विकास कौन सा होगा? वृद्धि में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। तो इसको अपन क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। तो यहां से यह प्रश्न एक महत्वपूर्ण बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? विकास की अवधारणा सर्वप्रथम कब व किसने दी? तो सबसे पहले इसका जो प्रयास है
वो किसने किया था? तो सबसे पहले इसका प्रयास किया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने 1990 में यह अवधारणा प्रस्तुत की। तो सबसे पहले यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है कौन? महबूब उल हक। इसने प्रस्तुत की कब? 1990 के अंदर प्रस्तुत की। हालांकि इसका सहयोग करने वाला अन्य विद्वान भी था। इसका सहयोग किसने किया था? तो महबूब उल हक का साथ भारत का प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन ने सहयोग किया। यानी इनके साथ कार्य किसने किया? मैंने एक नोट ही लिख दिया है कि अमर्त्य सेन भारत का था जो प्रथम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता था, जिसने इस क्षेत्र में इनका सहयोग किया था। ठीक है। अगला प्रश्न यहां से बनता है, सार्थक जीवन किसे कहते हैं? यानी महबूब उल हक के अनुसार सार्थक जीवन किसे कहेंगे? तो इसका उत्तर यदि अपन लेते हैं तो किसे सार्थक जीवन कहेंगे? महबूब के अनुसार सार्थक जीवन लंबा नहीं बल्कि लंबा नहीं होना चाहिए। लंबा नहीं जीवन नहीं होता, नहीं बल्कि लंबा जीवन नहीं बल्कि स्वस्थ व समृद्ध होना चाहिए। सार्थक जीवन किसे कहेंगे? जो जीवन स्वस्थ हो और समृद्ध हो, यानी स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो और आर्थिक दृष्टि से ठीक ठाक हो, यानी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसे जीवन को अपन कौन सा जीवन कहते हैं? सार्थक जीवन कहते हैं। ठीक है। अब महबूब उल हक ने एक शब्द दिया था कि विकल्पों में वृद्धि ही विकास है ना? तो ये किसकी देन है? विकल्पों में वृद्धि ही विकास है। कथन किसका है? कथन किसका है? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर महबूब उल हक का। इन्होंने कहा था विकल्पों में वृद्धि ही विकास है। ठीक है। एक दूसरा अमर्त्य सेन ने कहा था कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि ही विकास है। स्वतंत्रताओं में वृद्धि ही विकास है। दोनों की
बात अलग अलग नजर आ रही है लेकिन मीन में एक ही है। कथन किसका है? तो उसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। ठीक है, तो अमर्त्य सेन। अब देखो यहां इनको यदि बस समझने की चेष्टा करें थोड़ी सी, कि महबूब उल हक ने कहा है विकल्पों में वृद्धि ही विकास है। तो यहां पे विकल्पों में वृद्धि का मतलब क्या है कि आप आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है, तो आप किसी भी शिक्षा आपके पास में बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन खुले होते हैं। और यदि आपके पास में सिर्फ एक ही प्रकार की शिक्षा है, स्वास्थ्य आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और आप आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के विकल्प नहीं होते, आगे ऑप्शन नहीं होते कि आप क्या करोगे। जैसे आप बोल्ड हो, होशियार हो, फिटनेस आपकी अच्छी है, तो आप नौकरी के लिए सेना में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, इंटेलिजेंट हो तो आप अन्य सेवाएं जैसे पटवारी, ग्राम सेवक में जा सकते हो, किसी भी क्षेत्र को चयन कर सकते हो। लेकिन आप फिजिकली बीमार रहते हो तो आप सेना का स्वप्न छोड़ दो, पुलिस का स्वप्न छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ आप पढ़ाई कर सकते हो तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है। तो विकास कब है? जब आप में गुणात्मक परिवर्तन है। तो विकल्पों में वृद्धि है, इसका मतलब आप हर एंगल से फिट है। और इधर इन्होंने कहा है स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास है, तो बात तो एक ही है कि स्वतंत्रता में विकास ही वृद्धि है, सुवृद्धि ही विकास है। ये किसने कहा? अमर्त्य सेन ने। तो बात है विकल्प और स्वतंत्रता सिमिलर शब्द दोनों है, ठीक है। उसके बाद में मानव विकास से प्रतिवेदन जो है 1990 में तैयार किया था अमर्त्य सेन ने और महबूब उल हक ने, और तब से यह कार्यक्रम जो है 1990 से चला आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए बनता अपने, मानव विकास के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? मानव विकास के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो 4 स्तंभ की बात करें तो यहां पे 4 स्तंभ है, इसका उत्तर हो जाएगा चार स्तंभ कौन कौन से हैं? समता, सतत पोषणीयता, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। वह चतुर्थ कौन सा हो गया? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण ही है ना, सशक्तिकरण सही है। ये 4 स्तंभ है। तो मानव विकास के मुख्य 4 स्तंभ की बात आती है साथियों, तो 4 स्तंभ कौन से हो गए? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक का यदि अपन बात करें तो समता का आज से क्या है? इसमें यहां पर समता से आज से है समता उपागम समता स्तंभ का क्या अर्थ है? तो समता उपगम का अर्थ क्या हो गया? यानी विकास का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए कि विकास का मतलब क्या है? समता। विकास का आशय
है समता लाना, प्रत्येक व्यक्ति को समानता। अब समता अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों, यानी उसको अवसर देने हैं, अवसरों, जाति, धर्म, भाषा व जन्म स्थान के आधार पर समान समझना। ठीक है, तो आप किसी भी व्यक्ति विशेष को इन बिंदुओं के आधार पर समान समझते हो, इसका मतलब आपने विकास के किस स्तंभ का पोषण कर दिया है? समता का। विकास चाहता है कि हर व्यक्ति के साथ, चाहे किसी जाति धर्म का हो, भाषा उसकी कुछ भी हो, और किसी क्षेत्र का निवासी हो, जन्म उसका कहीं हुआ हो, लेकिन उसके साथ उसे अवसरों की समानता मिले और हर क्षेत्र में उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, दूसरा है सतत पोषणीयता का क्या अर्थ है? सतत पोषणीयता से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीयता से क्या अभिप्राय है? तो यहां अपन क्या लिख पाएंगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सिंपली अपन लिखेंगे सतत पोषणीयता, यानी हम संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करें। इसका मतलब क्या हुआ कि हम संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि उनको नष्ट न कर दें, अर्थात ये सोचें कि भावी पीढ़ियां जो है वो भी इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेगी। ठीक है, तो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपने क्या करना है? विकास करना है। तो इसको बोलते हैं सतत पोषणीयता। क्या बोलते हैं इसको? सतत पोषणीयता। इससे प्रकृति बची रहेगी, आने वाली पीढ़ियां खुश रहेगी और अपना विकास भी हो जाएगा। तीसरा इसमें पहलू आता है उत्पादकता। अगला आता है उत्पादकता। उत्पादकता से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादकता का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी हमें उत्पादकता का मतलब यहां क्या लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमें क्या किस लायक बना देना है कि वो उत्पादक बने। तो यहां पे उत्पादकता का अर्थ श्रम की उत्पादकता से है। किसी से है? श्रम की उत्पादकता से। इसका मतलब व्यक्ति के पास में इस तरह की योग्यता आ जाए कि वो नई वस्तु का सृजन कर सके, उसके पास में कैपेसिटी हो कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करके अच्छा प्रोडक्ट करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा सके। ठीक है ना? तो यहाँ अब उत्पादक कैसे बनेगा उसमें? तो हम उसमें क्या कर देंगे? क्षमताओं का
निर्माण कर देंगे। इसके लिए मानव में क्षमताओं का विकास करना है। विकास का उद्देश्य क्या है कि हर मनुष्य में क्षमताओं का विकास कर देना है ताकि वो क्या करे, उत्पादक बन सके और हर क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता है, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सके और वो सबल हो सके। ठीक है, अगला इसका पहलू है सशक्तिकरण। अगला कौन सा है? सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है? अब सशक्तिकरण किसे कहेंगे? सशक्तिकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी सशक्त का मतलब आप समझ गए होंगे, व्यक्ति विशेष को क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है, तो सशक्त कब होगा मनुष्य? जब वो विकास करेगा। विकास का मतलब उसके पास में अवसरों की समानता होगी, उसके पास में उसका स्वास्थ्य का स्तर बहुत उच्च होगा, शिक्षा बहुत अच्छी होगी, है ना। तो हर क्षेत्र में वो सशक्त होगा तो आगे बढ़ेगा। तो सशक्त होने के लिए उसे क्या देना होगा? इसका उत्तर अपन कैसे लिखेंगे? यानी मानव को सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्रता, समानता व अवसर देकर, यानी उसको स्वतंत्रता दी जाए, उसको समानता है दी जाए और अवसर उसको दिए जाए, देकर उसमें क्षमता विकसित करना। उसको क्या करना? क्षमता विकसित करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सशक्तिकरण हो जाएगा। यानी मनुष्य को स्वतंत्रता होगी हर क्षेत्र में काम करने की, समानता उसके साथ में की जाएगी भारत के संदर्भ में, और अवसर देकर हर तरह का अवसर उसको मिलेगा जिससे वो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। और क्षमता यदि विकसित अपन इसमें कर देंगे तो वो क्या करेगा? किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सिंपली भाषा में अपन उत्तर लिख सकते हैं। तो ये प्रमुख 4 स्तंभ है मनुष्य के। फिर मानव विकास के 4 उपागम कौन कौन से? मानव विकास के प्रमुख 4 उपागम कौन कौन से? मानव विकास के प्रमुख उपागम कौन से है? तो उपागम की बात करें तो यहां उपागम मनुष्य कौन से हो जाएंगे? मानव विकास के 4 उपागम। कितने उपागम है? 4 उपागम है। 4 कौन कौन से? जैसे आय उपागम, मानव कल्याण उपागम, ठीक है ना। तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा क्षमता उपागम। इस प्रकार से मनुष्य के पास कितने उपागम है? 4 उपागम। अब इसमें जो आय उपागम है ये सबसे प्राचीन है। आय उपागम जो है वो सबसे प्राचीन उपागम है। तो प्रत्येक को बारी बारी से अपन देखते हैं कि आय उपागम का क्या अर्थ है। अब ये उपागम जो आय वाला उपागम है
सबसे पुराना उपागम है, सबसे प्राचीन है। तो इसका उद्देश्य क्या है, मानव विकास का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर अपन कैसे लिखेंगे, आय उपागम सबसे प्राचीन है। पहली बात तो ये सबसे पुराना है, क्योंकि मनुष्य प्रारंभ से ही मनुष्य किसके पीछे दौड़ा है, आय के पीछे दौड़ता चला है, तो सबसे प्राचीन है ना। यहां मानव का उद्देश्य अधिक से अधिक आय प्राप्त करना है। इस उपागम में मनुष्य मानव विकास का उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक आय अर्जित करना है। क्या अर्जित करना है, आय अर्जित करना है, यानी पैसे कमाने। सबसे महत्वपूर्ण उपागम है कि पैसे प्राचीन है कि हमें आय इनकम प्राप्त करने चाहे कैसे भी प्राप्त हो। ठीक है, अगला उपागम इसका आता है अगला उपागम है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम का क्या आशय है। अब कल्याण उपागम की बात आती है तो यह एक महत्वपूर्ण उपागम है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्यों है, यह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण उपागम है। क्योंकि इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव कल्याण है। अब मानव कल्याण है इसके कि मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। विकास का मतलब है मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसको क्या प्रदान किया जाए कि उसका कल्याण हो, तो इसमें मनुष्य को, मानव को शिक्षा, मनुष्य को शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके सशक्त बनाना है। क्या बनाना है, सशक्त बनाना है। स्पीड में थोड़ी सी हस्तलेख। तो क्या करना है, कल्याण उपागम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ मनुष्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, मनुष्य को सशक्त बनाना है, उसको शिक्षा ज्ञान दे करके, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख करके, और उसको हर तरह के अवसर दे करके उसको अपने कैसा बनाना है, सशक्त और मजबूत बनाना है। अगला उपागम है आधारभूत आवश्यकता। आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपागम किसकी देन, आपको पता है, यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की देन है। प्रश्न ये भी पूछ ले कि कौन सा उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की देन है, तो कौन सा हो गया, आधारभूत आवश्यकता उपागम अंतर्राष्ट्रीय
श्रम संगठन की देन है। ठीक है, इसमें 6 आधारभूत आवश्यकताएं छह आधारभूत आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। वो 6 आधारभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है? जैसे इसमें रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, ठीक है ना। रोटी कपड़ा मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, 3 तो यही है, शिक्षा भोजन स्वास्थ्य, और इसके साथ साथ में आवास, जलापूर्ति व स्वच्छता, ये है आदि। तो 6 कौन कौन सी होगी? यहाँ पे 6 महत्वपूर्ण होगी अपनी, शिक्षा, भोजन 2, स्वास्थ्य 3, आवास 4, जलापूर्ति 5 और स्वच्छता 6। ये 6 प्रमुख आधारभूत आवश्यकता जो है उस पर बल दिया गया है। ठीक है, कौन सा उपागम डॉक्टर अमर्त्य सेन की देन है? कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन की देन है? तो उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? ये कौन सा उपागम है? अंतिम क्षमता उपागम। किसकी देन है? अमर्त्य सेन की देन है। इस प्रकार से मनुष्य के पास में ये 4 उपागम जो है, इनका उद्देश्य मानव विकास रिपोर्ट के अंदर अलग अलग दिए गए हैं कि मनुष्य सशक्त हो, सबल हो, उसका कल्याण हो, आधारभूत आवश्यकताएं उसकी पूरी हो। ठीक है, कई प्रकार के बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। अगला बिंदु आता है, मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष कौन तैयार करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो उत्तर इसका क्या है? उत्तर इसका हो जाएगा UNDP। कौन सा हो जाएगा? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो UNDP अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है वो तैयार करने का कार्य हर वर्ष करती है। कब करती है? हर वर्ष। ठीक है, अगला बिंदु, कौन सा देश हैप्पीनेस को मानव विकास का आधार मानता है? कौन सा देश सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को विकास का आधार मानता है?
तो कौन सा देश ऐसा जो हैप्पीनेस को आधार माने? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? विश्व में एक ही देश है अपना पड़ोसी भूटान। कौन सा देश है? भूटान। भूटान क्या करता है कि संपूर्ण देश के लोग वो मानता है कि प्रसन्न कब रहेंगे? जब उनके पास में उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, उनके पास में हर तरह की सुविधा होगी, संसाधन होंगे, वो पढ़ा लिखा होगा, तो हर एंगल से यदि वो सशक्त है, सबल है, तो वो प्रसन्न रहेगा। तो भूटान क्या करता है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को क्या मानता है? अपने देश के विकास के लिए, नागरिकों के विकास के लिए प्रगति का सूचक मानता है। ठीक है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को, सकल राष्ट्रीय हैप्पीनेस, GNH, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, अगला बिंदु आता है इसमें मानव विकास में 4 संवर्ग बनाए गए हैं, 4 स्तर है। मानव विकास के कितने स्तर है? तो मानव विकास के 4 स्तर है। यह सारणी है विकास के स्तर। कितने स्तर है? 4 स्तर है। 4 कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है अति उच्च। अति उच्च जो स्तर है वो आता है, इसका सूचकांक जो होता है 0.800 से ऊपर, यानी जिसके पास में जिसका सूचकांक 0.800 से ऊपर होता है वो मानव विकास सूचकांक का स्कोर जो है वो किस में आता है? अति उच्च मानव विकास श्रेणी में आता है। और इसमें 66 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? देशों की संख्या कितने हैं? 66 देश शामिल है। और ये मानव विकास सूचकांक, ठीक है, और ये स्तर है। दूसरा इसमें लेवल दे रखा है वो है अति उच्च के बाद में उच्च। उच्च लेवल कहाँ से कहाँ तक है? 0.700 से 0.799। अब ये है, ये मध्य में आता है, सॉरी उच्च में आता है, और इसमें 53 देश शामिल है। देशों की संख्या इसमें कितनी है? 53 देश इसमें शामिल है। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो आता है मध्यम का। तीसरा कौन सा है? मध्यम का। और मध्यम के अंदर जो इसमें आंकड़ा है 0.550 से 0.699, और इसमें आ रहे हैं 37 देश। इसमें कितने देश शामिल है? 37 देश शामिल है। ठीक है, और निम्न सूचकांक वाला अगला आता है निम्न सूचकांक वाला। तो निम्न सूचकांक के अंदर निम्न सूचकांक जो है अब 0.550 से नीचे वाला सूचकांक, ठीक है, और इसमें आते हैं 33 देश शामिल। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव विकास टोटल जो देश है उनका सूचकांक यदि अपन देखें तो 0.800 से ऊपर वाले देश है वो अति उच्च सूचकांक में आते हैं। उसमें 66 देश है, और इसमें आते हैं विकसित देश। कौन से देश इसमें साथियों शामिल होते हैं? विकसित देश। ठीक है ना, विकसित देश जो है जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जापान है, ठीक है, चाइना है। विकसित देशों की श्रेणी इसकी लगभग होती है। मध्यम जो भाग है इसके अंदर विकासशील देश, इसमें मध्यम और उच्च जो है उसमें कई विकासशील देश भी आते हैं और विकसित देश भी आते हैं। ठीक है, और अंत के अंदर जो ये जो भाग है वो अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्थाएं छोटी होती है ना, वो देश किसमें शामिल है? निम्न मानव विकास सूचकांक में शामिल है। जो गृह युद्ध से गुजर रहे हैं, जिनके पास में अर्थव्यवस्था जिनकी बहुत छोटी है, जिनके पास में बेरोजगारी, जिन देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भूखमरी फैली हुई है, ठीक है ना, और अंतर्राष्ट्रीय कर्जा हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे देश जो है किस स्टेज में है? मानव विकास के निम्न स्टेज में है, यानी निम्न स्टेज से ये गुजर रहे हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे विश्व में सर्वोच्च मानव विकास वाले प्रमुख देश। तो प्रमुख 10 देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश,
उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। तो इसमें सबसे टॉप पे आता है, सबसे टॉप पे पहला देश कौन सा है? वो है पहले स्थान पर नॉर्वे। नॉर्वे पहले स्थान पे है संपूर्ण विश्व में मानव विकास सूचकांक के लिए, और इसका सूचकांक जो है 0.9 से भी प्लस है, ठीक है ना, 0.9 से ऊपर इसका सूचकांक है, तो सबसे टॉप पे आता है नॉर्वे। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है आयरलैंड का, ठीक है। तीसरा स्थान इसमें आता है स्विट्जरलैंड का, और चौथा स्थान आ रहा है हांगकांग का। ये चीन के अंडर में है ये। इस प्रकार से 4 प्रमुख अपन ले लेते हैं कि विश्व के 4 प्रमुख मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से हैं? नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग चाइना के अंडर में है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले जो देश है, इनका विकास क्यों है, ज़्यादा क्यों है? तो इनके पास अपन कह सकते हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी है, और सबसे पहले ये संपूर्ण विश्व में व्यापारिक गतिविधि को फैलाने वाले थे, विकसित अर्थव्यवस्था ये बन चुकी है, इसीलिए इनका मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। निम्न मानव विकास सूचकांक जो है वो पिछड़े हुए क्यों है? तो इसका भी कारण है। कुछ प्रश्न, एक प्रश्न यहाँ यह है जो यहाँ से बनता है कि 2006 की प्रतिवेदन में भारत का कौन सा स्थान था? 2006 के रिपोर्ट में, विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान था? तो 2006 के अंदर मानव विकास जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें भारत किस स्थान पे था? तो 126वां। किस स्थान पे था? 126वें स्थान पर, ठीक है। फिर 2020 के अंदर जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उसमें 131वें स्थान पे चला गया। यानी भारत 2020 की रिपोर्ट में किस स्थान पर था? तो भारत का 2020 में कौन सा स्थान था? तो इसका उत्तर है 131वां स्थान। इसका मतलब भारतीय विकास की दौर में यदि अपन देखें 2006 के बाद 2020 तक की यात्रा अपन देखें, तो हम 126वें स्थान से 131वें स्थान पे आए हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे पिछड़े हैं, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, ठीक है। अब मानव विकास सूचकांक कैसे तैयार किया जाता है? उसके 3 प्रमुख आयाम है। किन 3 बिंदुओं के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है? मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। किस आधार पर तैयार किया जाता है? अब इसका आधार क्या है? तो आधार क्या लेते हैं मनुष्य की? इसके 3 आधार है। कितने आधार है? 3 आधार। 3 आधार है इसके। वो 3 आधार कौन कौन से हैं? एक तो है शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा कैसी है, ठीक है ना, उसके बेस पे। दूसरा, तीनों जीवन प्रत्याशा,
और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। ये 3 प्रमुख आधार है जिसका इंडेक्स तैयार होता है, ठीक है ना। यानी शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और संसाधनों तक पहुंच, ये 3 महत्वपूर्ण पहलू है जिससे इसका सूचकांक जो है तैयार किया जाता है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और संसाधनों तक पहुंच। और शिक्षा स्वास्थ्य भी अपन कह सकते हैं यहाँ पे, शिक्षा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का आधार क्या है, जीवन प्रत्याशा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। और इसमें जो मान दिया जाता है वो मान की कहाँ से दिया जाता है, तो मानव विकास से सूचकांक का विस्तार है। कितना विस्तार है, 0 से 1 तक। उत्तर क्या है इसका, यानी ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 तक, ठीक है। और 0 से 1 तक इनको मान दिया जाता है, फिर उसकी भारिता ज्ञात की जाती है। तो भारिता कितनी रहती है, तो इसमें 3 भाग है भाई, पहला भाग, दूसरा भाग, और जितना भी मान आता है तो उस प्रत्येक की भारिता कितनी हो जाती है, तो प्रत्येक की भारिता हो जाती है 1/3। प्रत्येक आधार की भारिता, भाई जिस आधार पे सूचकांक तैयार होता है ना, उसमें प्रत्येक आधार की भारिता यानी उसमें जो भार दिया जाता है क्या रहती है, क्या रहती है। तो प्रत्येक की भारिता यहाँ पे कितनी रहती है, 1/3। भाई 3 है यहाँ पे, जिसको इसको अपन ने मान दिया, जो भी इसको मान दिया है, इसको दिया है, तो तीनों को अपन काउंट करेंगे तो क्या आएगा, सूचकांक बनेगा। तो प्रत्येक का भार कितना हो गया, 1/3। 3 है तो 1/3 प्रत्येक का भार हो जाएगा। इस प्रकार से ये मानव विकास सूचकांक जो है वो तैयार किया जाता है। HDI की फुल फॉर्म क्या है, तो HDI की फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI की फुल फॉर्म है। इसके साथ ही आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। संपूर्ण जो चैप्टर है इसके अंदर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं प्रत्येक प्रश्न तक आपको पहुंचाया है, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब भी एग्जाम आपका होगा कुछ इसी प्रकार का पेपर पैटर्न रहेगा और उसमें इसी तरह के प्रश्न आएंगे, और अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट आपको और बता दिया जाएगा। जैसे ही से बोर्ड से ब्लूप्रिंट जारी हो जाएगा तो आपको अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट और बता दिया जाएगा, और उस हिसाब से किस रिलेशन से कितने नंबर का जो प्रश्न आएगा, किस प्रकार का आएगा, वस्तुनिष्ठ आएगा, अति लघुतरात्मक आएगा, दीर्घ स्तरीय आएगा या निबंधात्मक आएगा, वो भी बता दिया जाएगा। तो आप जुड़े रहे हमारे इस मिशन से, सर्वा क्लासेस से, और पढ़ते रहे। यहाँ पे संपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ज्योग्राफी प्लस अपनी जो सीनियर क्लास है उसका प्रैक्टिकल प्रायोगिक के साथ साथ में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट अपन करवाई रहे हैं, और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें ताकि फ़ायदा अधिक से अधिक बच्चों को भी हो। धन्यवाद, देखते रहिए सर्वा क्लासेस।